कल अपन क्या पढ़ रहे थे बताओ? सबसे पहले दुर्ग की बात की थी, अब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दुर्ग के अंदर सबसे पहली बात अपने पढ़ी कि सर्वाधिक दुर्ग भारत के अंदर कहाँ है बताओ? सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? उसके बाद में नंबर 2 पर कौन सा राज्य है? फिर उसके बाद राजस्थान का नंबर लगेगा। अपना राजस्थान कितने नंबर पर है बताओ? राजस्थान दुर्गों की संख्या के आधार पर कितने नंबर पर है भारत में? तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। पहला स्थान किसका हो गया? दूसरा किसका हो गया? तीसरा किसका हो गया? ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि राजस्थान में दुर्ग निर्माण का जनक किसको कहा जाता है? कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहूं या दुर्ग निर्माण की बात कहूं तो किसने करवाया सबसे ज्यादा दुर्ग का निर्माण? कुंभा ने करवाया। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भी किसने करवाया राजस्थान के अंदर? सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए? कुंभा ने बनाए। एक तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि स्थापत्य कला का जनक भी किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। उसके बाद में यदि कुंभा के बाद में देखें तो कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक किले बनवाए? मालदेव। कहां का राजा है? मारवाड़ का शासक कौन है? मालदेव, ठीक है। राव मालदेव, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसकी रानी रूठ गई थी, जिसका नाम था उमादेव। रूठी रानी के नाम से मशहूर है ना, वही उमादेव। तो सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए? कुंभा ने। उसके बाद किसने बनवाए? अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां आए हुए बताओ? सर्वाधिक दुर्ग कहां आए हुए बताओ? जयपुर के अंदर। सर्वाधिक दुर्ग कहां है? जयपुर में क्या है? सर्वाधिक दुर्ग। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अपन दुर्गों के अंदर ये देखना है कि सबसे पहले अपन ने बात की थी कि कौन सी सभ्यता के अंदर अपन को दुर्ग निर्माण की जानकारी मिलती है। तो दुर्ग निर्माण के शक से कहां से मिलते हैं बताऊं? दुर्ग निर्माण के शक से, दुर्ग निर्माण के शक से अपन को मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? ये हो गया कालीबंगा। कालीबंगा कहां हुई रे? ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम उल्लेख हमें दुर्गों का कहां से मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में। सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा मनुस्मृति में। किस स्मृति मिलेगा? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शुक्र नीति के अनुसार, उससे पहले चाणक्य लिखवाया ना, चाणक्य के अनुसार दुर्गों की कितने श्रेणियां बताई? चाणक्य ने कितनी बताई? कौन कौन सी नाम बोलो? एक तो हो गया ओदक दुर्ग। कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया बताओ? वन दुर्ग। तीसरा कौन सा हो गया? धानवन दुर्ग। कौन सा है? एक और श्रेणी है, एक और कौन सी श्रेणी है? कौन सी है? पार्वत दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो गया? ये तो किसके अकॉर्डिंग हुआ? चाणक्य ने लिखा, आकर उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ सकता बताओ? चाणक्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार भी पूछे तो, या अर्थशास्त्र में कितने दुर्गों की श्रेणियां बताई गई है? 4, क्योंकि चाणक्य की किताब का नाम ही क्या है? ठीक है। उसके बाद में अपन ने कौन सी नीति पढ़ी? शुक्र नीति के अनुसार। वर्गीकरण के अंदर किसकी उल्लेख था बताओ? शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है? इसका ट्रिक बता रहा हूं, देखो। श ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कितने लिखे हुए देखो? शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार है? 9। और चाणक्य के अकॉर्डिंग देखो, इसका भी ट्रिक बताया। च से याद रखना कितने? चाणक्य के अनुसार कितने दुर्गों की श्रेणियां? 4 है। और शुक्र नीति के अनुसार कितने? 9 है। कौन कौन से 9 इधर लिख देते देखो नाम। सबसे पहली श्रेणी कौन सी बताओ? गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? वे दुर्ग जो कहां पर आए हुए हो? पर्वतों पर या पहाड़ी पर, उसको अपन क्या कहेंगे? जैसे उदाहरण के रूप में बताओ, चित्तौड़गढ़ कैसा दुर्ग है बताओ? चित्तौड़गढ़ कैसा दुर्ग हो गया? ठीक है। उसके बाद में बताइए, और एक बात और बोली थी मैंने, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों की श्रेणी में कौन से दुर्ग आते? गिरि दुर्ग। समझ गया आप? देखिए, यूं तो सर्वश्रेष्ठ तो शुक्र नीति के अनुसार कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। आगे अपन वर्गीकरण में पढ़ेंगे। गिरि दुर्ग के बाद में ये ले लेते हैं अपन, कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। किसे कहेंगे बताओ? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब वे दुर्ग जो जहां पर कौन रहती हो? राज्य की क्या रहेगी? सेना रहेगी। राज्य की सेना जहां ठहरती, उसको अपन क्या कहेंगे? सैन्य दुर्ग। तीसरा दुर्ग हो गया, आप बताओ? पारीख ले ले। पारीख। इसका ट्रिक क्या बताए बताओ? ख से क्या याद रखना है? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, उसको अपन क्या कहेंगे? जैसे उदाहरण बताओ, कौन सा दुर्ग था? कौन सा? लोहागढ़ कहां आया हुआ है? लोहागढ़ दुर्ग कहां आया हुआ है?
उसके चारों ओर अपने खाई बनाकर उसमें पानी कौन सी नहर से लाया गया? बताओ कौन सी नहर से लाया गया? सुजान गंगा नहर से। याद रखना लोहागढ़ के, वैसे उसमें लोहागढ़ में लिख देंगे अपन। तो लोहागढ़ किस श्रेणी का दुर्ग हो गया? पारीक हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ो, और कौन सी श्रेणियां बताओ, कितने नंबर हो गए अपने? पीछे भाई इसमें देखना, पीछे बैग जाना तो कैसे जाएगा? ये वाला, ये तो कहाँ कह रहे हो आप? ये वाला? अरे वाह, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को इधर से। कौन कौन से देखो, गिरी हो गया, सैन्य हो गया, पारीक हो गया। अब सौता दुर्ग बोलो आप। पारीख आ गया। अब सौता ले लेते पारीध। कौन सा ले लेते? पारीध। पारीध का मतलब परिधि, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर क्या हो? अच्छा, परिधि किससे बनेगी? ईंटों और, जिसके चारों ओर ईंटों और पत्थरों की क्या हो? दीवार। इस प्रकार के दुर्ग किस श्रेणी में रखे जाएंगे? अच्छा, जैसे उदाहरण बताओ, जैसे आप कोई भी ले लो जिसके चारों ओर दीवार है, कुंभलगढ़ ले लिया, और बोलो और कौन से हो गए? जैसे चित्तौड़ भी है जिसके चारों ओर बाउंड्री थे। ठीक है, जैसे अपने मेहरानगढ़ जोधपुर वाला भी ले लेते। ये देखिए मेहरानगढ़ आपके दुर्ग है, वो गिरी दुर्ग भी है भाई, पहाड़ी के ऊपर भी आया हुआ है, लेकिन किस श्रेणी में भी आ सकता है? क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? ठीक है, उसके बाद में पांचवा प्रकार बोलो, कौन सा रह गया अपने? एरण ले ले। एरण के अंदर और वन के अंदर मैंने आपको दोनों एक साथ में करवाए थे, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? इधर देखो, एरण का मतलब है जहां पर जाना दुर्गम हो, ऐसा दुर्ग जहां जाना क्या हो? दुर्गम हो। दुर्गम रास्ता हो तो वो किस श्रेणी में आएगा? दुर्गम रास्ता। अब दुर्गम रास्ते का मतलब तीन शब्द आपको याद रखना है, जहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा कठोर पत्थर आते हो बीच में, ठीक है, या कंटीली क्या आती हो? झाड़ियां आती हो, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि चारों ओर घाट या खाई से घिरा हुआ हो। चारों ओर क्या है? खाई है। मतलब तीनों प्रकार की स्थितियां एक साथ में बन रही है, पत्थर भी है और कंटीली झाड़ियां भी है, और क्या है? खाई है। इस प्रकार तीनों स्थिति यानी दुर्गम रास्ता, तो वो कैसा होगा? एरण होगा। और वन में क्या होगा? जिसके चारों ओर क्या हो? बताओ, जिसके चारों ओर क्या हो? केवल वन हो, उसको अपन क्या कहेंगे? अब जैसे उदाहरण लेते हैं, देखो इसका उदाहरण आपको याद रखना, रणथंभौर। इस प्रकार का दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर किस श्रेणी में आएगा? एरण। एरण देखो याद रखने तरीका बताऊं, एरण समझ गया? एरण से याद रह जाएगा कि एरण दुर्ग कौन सा है? एरण। रण से याद रह जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर किस प्रकार का दुर्ग है? एरण दुर्ग है। और वन दुर्ग के अंदर तो आप कोई भी ले लो, जैसे जिसके चारों ओर वन हो, जैसे रणथंभौर वन में भी आ सकता है, लेकिन एक सिवाना का उदाहरण मैंने बताया था। सिवाना, सिवाना के चारों ओर क्या बेटा? कुम्मट ज्यादा है, तो कुम्मट होने की वजह से इसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वन दुर्ग में शेरगढ़, एक शेरगढ़ आया हुआ है 12 के अंदर। शेरगढ़ कहाँ आया हुआ एक? वो भी किस श्रेणी में आ जाएगा? क्योंकि शेरगढ़ एक अभ्यारण्य है ना, वो उस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, इसलिए इसको भी अपन किस श्रेणी में काउंट करेंगे? तिमनगढ़ ले लो, एक तिमनगढ़ आया हुआ अलवर के अंदर। कौन सा? तिमनगढ़। तिमनगढ़ वो भी किस श्रेणी में आ जाएगा? लिखवाया मैंने कल तिमनगढ़ गया, तो ये याद रखना। तिमनगढ़ है, सिवाना है, शेरगढ़ है, वन श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। 6 श्रेणियां होगी। एक कौन सी रहेगी अपने? 2 रहेगी। अब एक तो रहेगी है ओदक, और एक रहेगी है, ओदक की जगह मैं जल दुर्ग लिख देता हूं। ओदक की जगह क्या लिख ले अपन? ये लो अपन कर लेते इसको, ये साफ सीख रहे अभी है, हट ही नहीं रहा। रे क्या सीख रहे इसमें? हट ही नहीं रहा है। ये लो हट गया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? पानी। पानी, पानी के अंदर आया हुआ हो, तो जल से घिरा हुआ हो, तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जैसे उदाहरण बताऊं, जल से क्या हो? घिरा हुआ हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? जैसे गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग कौन सी 2 नदियों के चारों ओर आया हुआ है? आहू, और एक तो है आहू, और एक कौन सी नदी है? काली सिंध। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर या इनसे घिरा हुआ कौन सा है? गागरोन। फिर लास्ट आपकी क्या 8वां कौन सा रह गया बताओ? सहाय दुर्ग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि राजा का परिवार जहां रहता है, राजा के परिवार जहां रहेंगे, इस प्रकार के दुर्ग क्या कहलाएंगे? सहाय दुर्ग। ठीक है, राजा के परिवारजन जहां निवास करते हैं, राजा के परिवारजन जहां निवास करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? सहाय दुर्ग। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था, कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का है? किसके लिए? मतलब मेवाड़ के राजघराने के लिए कुंभलगढ़ किस प्रकार का दुर्ग था? भाई मेवाड़ के राजघराने के परिवार कहाँ रहते थे?
कुंभलगढ़ के अंदर। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के लिए ये एक प्रकार का कैसा दुर्ग हो गया, शाही दुर्ग हो गया। अब लास्ट रह गया अपना कौन सा, दानवन रह गया। ये लो दानवन। दानवन दुर्ग का मतलब है जो दुर्ग किसके अंदर आया हुआ, मरुस्थल के अंदर, जो चारों ओर दोरों से घिरा हुआ हो, रेतीले मरुस्थल के अंदर स्थित जो दुर्ग है वो क्या कहलाएंगे। जैसे उदाहरण बताओ कौन सा, जो जैसलमेर का किला है ना, उसको अपन किस श्रेणी में रखते हैं, दानवन के अंदर, और इसका नाम क्या है, सोनारगढ़। जैसलमेर के किले को क्या कहेंगे, सोनारगढ़ है। ठीक है, सोनारगढ़ या सुवर्ण गिरी, ध्यान रखना। सोनगढ़ अलग है, सोनगढ़ जालोर है, वो अपन आगे श्रेणियों में आपको बताऊंगा। ये हो गया सोनारगढ़, कौन सा हो गया, कितनी श्रेणियां होगी बताओ। इन सब में शुक्र नीति के अनुसार बढ़िया कौन सी है, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग तो सबसे बढ़िया कौन सी है। लेकिन आपको पूछ ले कि राज्य के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है, राज्य के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सी है, गिरी। और शुक्र नीति के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया कौन सा माना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल यहां तक तो कर लिया अपन ने, अब पेज भले घुमा ले, इसको प्लस करना पड़ेगा। ये लो प्लस ही करते हैं, अब माइनस करेंगे नहीं। ठीक है, जिंदगी आपकी प्लस ही होनी चाहिए। अब इधर देखो, उसके अलावा कुछ मैंने शब्दावली और नहीं लिखवाई थी, या पहले फैक्ट लिखवाई थी, पहले शब्दावली की बात कर लेते हैं। एक लिखवाई थी कागमुखी, लिखवाई। कागमुखी किसे कहते बताऊं, ऐसा दुर्ग जो आगे से क्या हो, यानी जिसका प्रवेश द्वार छोटा हो और आंतरिक भाग थोड़ा सा क्या हो, इस प्रकार का दुर्ग क्या कहलाएगा। जैसे इसका उदाहरण कौन सा था बताऊं, तो मैं यहां लिख दूं, प्रवेश कैसा है बेटा, प्रवेश द्वार छोटा है। प्रवेश द्वार क्या है, प्रवेश द्वार छोटा है। और आंतरिक भाग क्या है, आंतरिक भाग इसका क्या है, मोटा है या बड़ा है। इस प्रकार का दुर्ग क्या कहलाएगा, कागमुखी। जैसे उदाहरण कौन सा, मेहरानगढ़, कौन सा है, और मेहरानगढ़ कहां आया हुआ है, कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूप। कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूप। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रकार बताया बताऊं, या कोई शब्दावली लिखवाई। एक आपको लिखवाई होगी साबात, साबात लिखवाई। साबात क्या होती है बताओ, याद है आपको। अरे दुर्ग जो होता है ना, दुर्ग, उस दुर्ग के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक खाल की बनी हुई सुरंग होती है। साबात क्या है, खाल की बनी हुई सुरंग है। दुर्ग में प्रवेश द्वार है, लेकिन ये बना हुआ किससे, खाल से बना हुआ। खाल का मतलब चमड़ी, खाल का मतलब समझ गया आप, चमड़ी। जो मरा हुआ पशु होता है ना, उसकी चमड़ी से बना हुआ एक गेट है। उसको बंद करने से क्या पता नहीं चलता कि गेट है या नहीं है, उसके अंदर से घुस जाते हैं, वो निकलने के लिए बनी होती है। ऐसे एक अपन पढ़ेंगे चित्तौड़ के अंदर लाखोटा बारी, एक लाखोटा बारी है चित्तौड़ के अंदर। उसमें क्या होता था, एक साइड से आक्रमण होता है, उस बारी में से सारे सड़क कर बाहर निकल जाते थे। ठीक है ना, तो ऐसे बने हुए मतलब हर जगह होता है ये, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है ना भाई। प्रवेश करने के लिए यदि जुगाड़ है तो निकलने का भी जुगाड़ जरूरी है, नहीं तो राजा कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ये आपने अभी जो अपने विवाद चल रहा है मेवाड़ के राजघराने का, मेवाड़ के राजघराने का विवाद चल रहा है, अभी चित्तौड़ अभी पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा क्या विवाद है। देखो तो साबात, देखो खाल या क्या हो गया, चमड़ी। ध्यान रखना क्या परिभाषा बनी, साबात किसे कहेंगे। आप क्या लिखेंगे कि किले से बाहर निकलने या प्रवेश करने के लिए खाल से बनी सुरंग, खाल से बनी क्या है, सुरंग, क्या कहलाएगी, ये सुरंग है एक तरह की जो खाल से ढकी रहती। क्लियर। उसके बाद में तीसरी पारिभाषिक शब्दावली क्या लिखवाई बोलो, है बख्शिश। अब ये कैसे होगा, हटाना हो तो कैसे हटेगा, इससे हट जाएगा। कवशिश, पूरा हाथ लगाओ, ये लो कवशिश। अब कवशिश किसे कहते हैं बताओ, है सही नहीं लिखा ना, कवशिश किसे कहेंगे बताओ, परिभाषा बताओ। बस इसका अमल वापस जाकर ये कॉपी बड़ी कर रख दो, अपने पद आएंगे बेटा, उतने अपने पास संख्या है या पर्याप्त है। कवशिश, बस। अरे जो सुनो, परकोटा किसे कहते तो, कमरकोट। ठीक है, कमरकोट कहां है हुआ है, कमरकोट के लिए फेमस सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ मतलब जैसलमेर है। ठीक है, जिसमें तो चार और दोहरा परकोटा है। लेकिन ये कवशिश से एक जीवरक भी बताया होगा मैंने, एक पासेब भी बताया होगा, पासेब तो लिखा नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी शब्दावली इधर देखो। एक तो मैंने बताया पासेब, पासेब बताई, पाशीब सही है। एक बताई थी मैंने आपके, चार के बाद 5 पॉइंट क्या लिखवाया था आपको, जीवरक। क्या लिखवाया था, जीवरक। एक लिखवाया था आपको कमरकोट,
ये शब्दावली आपको याद रखनी है। कमरकोट, कमरकोट को क्या कहते हैं? पाडा। कमरकोट को क्या कहते हैं? हाँ पाडा। ठीक है, रेडी, याद रखना आपने, कैसे भी याद रखो है। बैन लाऊं कि पाड़ी लाऊं, तो ये पाडा ध्यान रखना, कमरकोट। ठीक है ना? अरे सही है, मतलब साचोरी भाषा में बैन पाड़िया कहते, ध्यान रखना। ये उधर पीछे वाले हंस रहे कि पाड़िया कहाँ होता है, ये पाडा है। ठीक है, तो इधर देखो कवशीश के बारे में कौन बताएगा? दो कवशीश, कितने लोग घर जाकर पढ़ते हैं, अभी ट्राई करते हैं। अच्छा, जो दीवार होती है ना, जैसे ये दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर क्या है? दीवार है। इस दीवार के इधर बीच में क्या बुर्ज बने होते हैं? बुर्ज समझते हो आप? जहां अपने पिलर होते हैं ना, वैसे वैसे घुमटी यूं गोल घुमड़ी होती है, जिसके ऊपर आराम से ठहरा जा सकता है, रुका जा सकता है, तोप रखी जा सकती है, इतनी मतलब बड़ी साइज का बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार की जगह बनी होती है, जहां से क्या ध्यान रखा जाता है? जहां से ध्यान रखा जाता है सुरक्षा के लिए, यहां आदमी को बिठा दिया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? जहां आदमी बैठ जाएगा, यहाँ आराम से निगरान रखेगा कि दूर से कोई भनक लग रही है तो सूचना दे देनी तुरंत, किसको? राज दरबार के अंदर की, वहां से एक अपने रेती उड़ रही है, हो सकता है कि सही सेना कोई आ रही आक्रमण करने के लिए, तो पहले से ही वो अपने जुगाड़ जारी रखते हैं। ठीक है ना? तो एक किला है ना, वो अपने नाम सुना आपने, चुरू का किला, जिसके अंदर क्या हुआ? बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे? सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया, अचानक आक्रमण किया, तो अंदर था कुछ नहीं, तो सारे गोले बारूद तो खत्म हो गए, तो अब छोड़े क्या? तो उन्होंने क्या किया? चांदी थी अंदर, वो भी गोले दागे। और मैं सोच रहा हूं उस समय अपन कहां थे? नहीं तो चांदी अपन एक एक लेकर अब तो चांदी के भाव बहुत महंगे हैं ना, सोने तो छोड़ो, अब लोगों ने ये कहा कि 1 तोला चांदी ले लो बस, खूब है अपने। ठीक है, सोने के भाव तो बहुत ज्यादा हो गए, अब चांदी उस हिसाब की होगी, चांदी लो, ठीक है। अब सोने के गहने धीरे धीरे क्या हो गए? एक हमारे इधर एक दोस्त है, उसने क्या किया? चांदी के गहने बना के ऊपर सोने का लेप करवा दिया और 10 तोला करके बीननी ले आया। हाँ, और बीननी ने क्या किया? 10 तोले लेकर तलाक ले लिया। उसने ठोक दिया केस कि मेरे गहने लेकर भाग गई 10 तोले। अब उसने क्या किया कि बीननी ने गहने जाकर बेच दिए सोनार को। सोनार ने कहा ये खोटे, ये कोर्ट में जाकर झगड़ा की, मेरे तो 10 तोले सोने के थे। ठीक है, बेटा कहीं से आई ऐसे ही मार का लेकर वो हॉल मार्क लेकर आ गया बना करके, ये मेरे सोने के थे। ठीक है, ऊपर से वो लेप करके, अब वो बीननी की 10 तोला भी भरना पड़ा। ठीक है, कोर्ट से फैसला आया कि ये तो धोखेबाज निकली गए। तो ऐसा धोखा नहीं करे, आप तो भागने वाले नहीं हो, मुझे पता है। ठीक है ना? अब समझे जाना आप। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? पासिव की। रियल में ये सच घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, ये सच घटना रियल में। ज्यादा थे, सोना बहुत ज्यादा था, 18-20 तोला था, मैंने 10 तोले की गप मारी आपके सामने। ठीक है ना? सोना 20 तोला था करीबन, लेकिन था कैसा? सारा लेप किया हुआ, और उसने 20 तोला के 20 तोला भरवा दिए। फिर उन्होंने पता चला कि धोखा हो गया कि लेप करके। तो इधर देखो, इसलिए ज्यादा सोना लेकर जाते हैं उस पर भरोसा मत करना। ये भाइयों राजी होती हुई कि होनो घणो लाए जनो और मोर रड़ी है लाडो, गलत है। होनो घणो लाओ लाडो बढ़िया नहीं है, लाडो बहुत बढ़िया जो आडो आडो जाके। ठीक है ना? ठीक है ना? लाडो बहुत बढ़िया जो आडो आडो जाके ध्यान रख। तो इधर देखो, पासिव की बात करें, सही है, ज्यादा लो सोने के ना लाने वाला कोई बढ़िया थोड़ी होगा, ऐसा कोई जरूर थोड़ी। आज तो कॉफी आई है, वाह, इस गर्मी में ये कॉफी, उफ ये गर्मी है। तो इधर देखो, पासिव किसे कहते हैं? सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनना। पासिव क्या होता बताओ? पासिव क्या होगा? चबूतरा बना हुआ है, किले के पास में क्या बना हुआ है? ये चबूतरा बनाया किस लिए? सुरक्षा के लिए। जैसे कोई आक्रमण हुआ तो गोले बारूद गिर रहे हैं, तो ये इसके पीछे जाकर क्या हो जाए? छिप जाए। चबूतरा बना हुआ है। या फिर दुर्ग के पास में वो चबूतरा जिसके ऊपर चढ़कर बाहर वाली सेना के लिए क्या किया जाए? गोले फेंके जाए। क्योंकि अब अंदर बाउंड्री तो हाइट में होती है, किले में तो आप गए हुए दुर्ग देखे होंगे, नहीं गए, मान लो कहीं नहीं गए, तो अब आपको मौका मिले जाना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो अपने सरोकार पंजी कहेंगे कोई टूर बनाएंगे। ठीक है, टूर बनाएंगे तो अपन सब चलेंगे। ठीक है, एक बार हमने टूर बनाया कहाँ का? लव कुश वाटिका का, खतरनाक टूर बनाया, वहां किला था ही नहीं। ठीक है ना? किला के नाम पर हमने टूर बनाया, किला था ही नहीं। खोज खोज के, और हमने रिसर्च किया, भूगोल वाले सारे खोज में लगे हुए, कोई पत्थर इकट्ठा कर रहा है कि हाँ सर यह किला था, अब था कब? ठीक है, ये कभी सुना नहीं, लेकिन एक दिन पूरा उनको व्यतीत किया वहां पर था। ये वहां साथ में थी, नाम क्या? मधुबाला नहीं थी, ये 8-9 जने थे, 8-9 जने चले और सब बाइक पर गए। कितना गजब का टूर था देखो आप। ठीक है ना? और पानी वगैरह तो दूर की बात। ठीक है, पानी वगैरह तो मुझे लग रहा है उन पहाड़ों के अंदर
कई बार तो ऐसा लग रहा था कि हम जा कहां रहे, पाकिस्तान की सीमा आएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी टूर करेंगे, अपने एक किला दिखाएंगे आपको। तो बाउंड्री हाइट में होगी, तो बाहर वाले को अंदर नहीं दिखता, अंदर वाले को, इसलिए पास में कोई चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे के ऊपर चढ़कर गोले दागे जाते हैं बाहर की सेना के ऊपर, कोई आक्रमणकारी के ऊपर। तो उस स्थान को अपन क्या कहेंगे, पासिब कहेंगे। फिर क्या रह गया, जीवरक। एक किले के आगे क्या हो जाएगा, छोटा किला बनाया जाता है, जिसको अपन लघु दुर्ग कह सकते हैं एक तरह से। कैसा दुर्ग है, वैसे लघु दुर्ग से ज्यादा अपन उचित कहे तो इसको कहेंगे कुंजी। क्या कहेंगे, चाबी। कुंजी का मतलब क्या हुआ कि एक किले को जीतने से पहले इस छोटे किले को जीतना जरूरी है। जैसे जालोर को जीतने के लिए किसको जीतना जरूरी है, उसी प्रकार देखो जालोर की कुंजी किसे कहेंगे, जालोर की कुंजी तो हो गया सीवाना, कौन सा, और रणथंबोर की कुंजी कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सी, जाइन। कौन से, ये जाइन, ध्यान रखना। अब है ये कमरकोट, या अब ये किसे कहते हैं, इधर देखो दोहरा परकोटा, किले के चारों ओर कैसा परकोटा है, दोहरा परकोटा क्या कहलाएगा, कमरकोट। दोहरा परकोटा क्या कहलाएगा, कमरकोट। ये हो गया आपकी शब्दावली कंप्लीट, ठीक है। कितनी शब्दावली होगी देखो, कागमुखी, साबात, कवशीस, पासिब और जीवरक और कमरकोट। अब प्रश्न कैसे बन सकता है कि दोहरा परकोटा क्या कहलाता है, ठीक है। जीवरक क्या कहलाती है बताओ, कुंजी है। कुंजी को क्या कहेंगे, आपने हम जो थे मारवाड़ी में एक कहावत सुने, तुम्हारे जीवरी जड़ी है, तो हमारी जीवरी जड़ी है। दादू इन बहुत नन पोते रमा इनके, हमारे जीवरी जड़ी है, सुना नहीं आपने। दादे का प्यार हमेशा पोते के प्रति ज्यादा होता है, इतना बेटे के प्रति नहीं होता है नहीं। अरे जकौरे टाबर है तो बोलो बोले को नहीं। तो ये ध्यान रखना, जीव रख का मतलब जीवरी जड़ी कौन है इनके लिए, जालोर के लिए कौन है जीवरी जड़ी, सीवाना है, और रणथंबोर के लिए जाइन है, मतलब कुंजी है। जब जाइन को जीत ले तो किसको जीतना आसान हो गया, और सीवाना को जीत ले तो, अब जाइन को जीत लिया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में, और लेकिन वो किसको नहीं जीत पाया, तब उसने कहा था कि ऐसे किलों को मैं मुसलमान के, ऐसे 10 किलों को, एक भी नहीं, ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर। अब ये वीडियो चल रहा नहीं तो मैं आपको कहता ये किस हिसाब से कहा है, अपना री बलूड़ा मारो आदमी की गालों काटे जो गालों काटे, ठीक है। अब देख लेना आप क्या गाल थी, समझ गया आप। अब इसके बाद में सुनो, अब अपन बात कर रहे थे और कौन सी बात रहेगी अपने, देखो शब्दावलियां होगी, दुर्ग के प्रकार हो गए, फिर जाते जाते मैंने कुछ और बताए थे, तथ्य बताए थे, कुछ फैक्ट बताए थे। क्या फैक्ट है इधर देखो, एक तो फैक्ट ये था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, ये था ना, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं बताओ, किसको कहेंगे, बटनेर का दुर्ग कहां है, ठीक है, तो मैं एच लिख दूं, समझ जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं बताओ, चित्तौड़। किसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ तो कहां आया हुआ है बताओ, चित्तौड़ में आया हुआ है ना, अरे चित्तौड़गढ़ कहां है रे, ऐसा तो नहीं होगा चित्तौड़गढ़ कहीं अलवर में ठोक दो, नहीं है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा दुर्ग कौन, तीसरी बात कौन सी पढ़ी अपन ने, पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन है रे, पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन है बताओ, ठीक है, कौन है, लोहागढ़ कहां आया हुआ है, ये लो लोहागढ़ आया हुआ, भरतपुर, भरतपुर को मैं 20 से लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में बताओ पूर्वी हो गया, पश्चिमी सीमा का, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन है, कौन सा है, सोनारगढ़। कौन सा हो गया, सोनारगढ़, ठीक है, ये हो गया सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहां आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में बताओ मुझे 4 दिशाओं में दोगे, उत्तर दक्षिण पूर्व, और उसके बाद में बताओ कि सबसे राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, प्राचीनतम, प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, ठीक है। प्राचीनतम दुर्ग आपके कौन सा हो गया, बटनेर। और नवीनतम दुर्ग कौन सा बताओ, नवीनतम दुर्ग कौन सा हो गया, नवीनतम दुर्ग हो गया आपके लोहागढ़। कौन सा हो गया, लोहागढ़। कैसा दुर्ग है बताओ। इसके अलावा एक और बताया मैंने कि लोहागढ़ ऑप्शन नहीं आए तो क्या करना आपको, मोहनगढ़ कहां है बेटा, जैसलमेर में। मोहनगढ़ कहां है, मोहनगढ़ है जैसलमेर में। तो एक आपको भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लूं, आप बता दोगे, मुझे पक्का भरोसा है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में एक भूजल गर्भीय पट्टी पाई जाती है, इसका नाम क्या बेटा, लाठी सीरीज, वेरी गुड। तो ये मोहनगढ़ ध्यान रखना, नवीनतम किला। ये इतने फैक्ट हो गए।
अब अपन पढ़ेंगे अगला किला या दुर्ग। हेडिंग डालो नंबर 1 चित्तौड़। अब एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़। मान लो कोई फैक्ट नहीं लिखा जाता, इसकी पीडीएफ डाल देना, ठीक है संदर? ये मेरे पास पड़ी है, इसकी पीडीएफ डाल देना इसकी, ठीक है? हाथ से लिखी हुई पूरी पूरी डाल देना। चलो चित्तौड़गढ़ शुरू करें। चित्तौड़गढ़, अब सुनो, कॉपी निकाल दिया आपने? पहले मैं बोल दूं कुछ बातें तो है, कॉपी पानी पीना समस्या जनो मैं पढ़िए या पी ले हूं कहीं को रुकता हूं बेटा। सुनो अब इधर देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि चित्तौड़ को अपन क्या क्या कहते हैं, उपनाम क्या है। तो एक तो इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। एक तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि आपको पता है स्वाभिमान के लिए कोई यदि किला फेमस है, प्रसिद्ध है, तो कौन सा किला है? स्वाभिमान किसका? महाराणा प्रताप का, गोइल वंश का, है या नहीं? वही गोइल वंश जो बप्पा रावल से शुरू होता है। समझ गया? यूं तो गुआदित्य से होता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे अपन? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल से जो गोइल वंश की शुरुआत होती है, उसका स्वाभिमान हमेशा क्या रहा है? जिंदा रहा है, नहीं रहा? इसलिए राजस्थान का क्या है? इन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन 1615 के ईस्वी के अंदर कौन सी संधि होती है बेटा? मेवाड़ और मुगल संधि होती है, तब जाकर थोड़ी सी शांति स्थापित होती, बाकी कभी इन्होंने अधीनता स्वीकार, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहेंगे? अच्छा, एक और है, किलों का सिरमौर कहते हैं। दुर्गों का क्या कहेंगे अपन? किलों का क्या कहेंगे? किलों का क्या कहेंगे अपन? किलों का सिरमौर क्या कहेंगे? ये लिखो, आप नोट करो, मैं बोल देता हूं, एक एक लाइन लिखो। उपनाम, हेडिंग डालो उपनाम। उपनाम में पहली लाइन लिखो, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। उसके बाद में लिखो नंबर 2। थोड़ी स्पीड मेरी तेज है रे ना, उतावड़ गुणा हूं। राजस्थान का गौरव। दूसरा लिखो किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर। तीसरा लिखो राजपूताने की शान। राजपूताने की शान। राजपूताने की एक और उपनाम लिख दो, लिखिए, इसे चित्रकोट दुर्ग भी कहते हैं। चित्रकोट। चित्रकोट दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चित्रकोट। लिख दिया आपने? अब ये तो हो गए, इसके क्या हो गए? उपनाम। कौन कौन से उपनाम हुए बताओ एक बार वापस। एक हो गया राजस्थान का गौरव, किले का सिरमौर। एक क्या कहेंगे बताओ? राजपूताने की, किसकी शान? राजपूताने की क्या ये? शान है, ठीक है। उसके बाद में एक और इसका उपनाम है, क्या नाम है? चित्रकूट। अब बात करते हैं इस किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। कैसा दुर्ग कहते हैं? चित्रकूट, ठीक है ना। अब मेरी बात को चित्रकोट कह दो या चित्रकूट कह दो, एक ही बात है। अब अपन बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण के बारे में सुनो, आपको 3 जानकारियां मैं यहां दे रहा हूं। एक बेटे साहित्यकार हुए जिसका नाम है वीर विनोद। नाम सुना आपने? वीर विनोद एक ग्रंथ है जो किसका है? श्यामल दास ददवाड़िया का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। एक है कुमारपाल प्रबंध। क्या है? कुमारपाल प्रबंध, ठीक है। और एक आपके याद रखना मूणोद नैणसी का नाम। मूणोद नैणसी का नाम सुना आपने? मूणोद नैणसी किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह के, जोधपुर के शासक। तो मूणोद नैणसी, इन तीनों की अपन बात कर रहे हैं। सुनो, इन तीनों ने बताया कि चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांग नामक व्यक्ति ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांग। किसने करवाया? चित्रांग नामक व्यक्ति ने करवाया। ध्यान रखना, इन तीनों स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। मूणोद नैणसी भी क्या मानता है? चित्रांग। वीर विनोद ग्रंथ है किसका? श्यामल दास ददवाड़िया का, उसमें भी क्या उल्लेखित है? चित्रांग। और कुमारपाल प्रबंध के अंदर भी क्या लिखा हुआ बेटे? कि चित्रांग ने इसका क्या करवाया? निर्माण। अब चित्रांग या कई किताबों में क्या लिखा हुआ? चित्रांगद भी लिखा हुआ है। चित्रांग। तो आप दोनों ऑप्शन आए हुए एग्जाम में, दोनों ही क्या माने गए? एक साथ में कभी दोनों नहीं आए। समझाई बात? अलग अलग एग्जाम में चित्रांग आया तो भी सही माना, चित्रांगद लिखा हुआ है तो भी उन्होंने क्या माना है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, एक ही है। चित्रांग ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है?
वीर विनोद, कुमारपाल, प्रबंध और मूणोत नैन्सी से। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है, नोट करो। लिखिएगा निर्माण, हेडिंग डालो निर्माण, लिखो चित्रांग मोरे ने, चित्रांग मोरे ने, निर्माण करके लिखो चित्रांग मोरे ने। अब डैश करके तीनों स्रोत लिख दो, हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है। वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ है, कॉस्टम लिख दो, किसका है? श्यामल दास ददवाड़िया का। श्यामल दास ददवाड़िया जो मेवाड़ के बेटे कवि हुए, जिनको कवि राजा की उपाधि दी जाती है सज्जन सिंह के द्वारा। मेवाड़ के शासक कौन हुए? सज्जन सिंह। नाम सुना है सज्जन सिंह का? तीनों लिख दो ना आप। एक लिखना वीर विनोद, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा? ठीक है, कुमारपाल, प्रबंध और मूणोत नैन्सी। कुमारपाल, प्रबंध और मूणोत नैन्सी, इन तीनों से हमें जानकारी मिलती है कि इनका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? मौर्य। और चित्रांग मौर्य के कोष्टक में क्या लिख दो? चित्रांगद। मान लो चित्रांग मौर्य नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? चित्रांगद। क्लियर? निर्माणकर्ता कौन है? चित्रांग मौर्य। मन लगे थोड़ी स्पीड बहुत होड़े थे, घना तकड़ा हो। हैदराबाद का कपड़ा लागे बड़ा तगड़ा है, तगड़ा हो मन था बड़े हैदराबाद के कपड़ा पर उड़ान। चलो आगे लिखो, ये हो गए। अब इसके बाद में लिखो कि आया हुआ कहां है, बताओ। भूगोल पढ़ी हुई है ना आपके, तो बताओ कौन से पठार पर आया हुआ है? वेरी गुड, मैसा, जैसा। मैसा और जैसा याद रखना है कि ये कौन से पठार पर है? मैसा का पठार। कौन सा पठार है? मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग आया हुआ है? तो याद रखना मैसा के ऊपर कौन सा है? जैसा इसलिए कह रहा हूं, जैत्र सिंह इसको राजधानी बनाएगा। चित्तौड़ को राजधानी कौन बनाएगा? गोइल वंश का शासक होगा जैत्र सिंह। आगे की बात करेंगे। मैसा याद रखना, मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? तो लिखो पठार, मैसा का पठार। मैसा का पठार कौन से पठार पर आया हुआ है? निर्माण किसने करवाया? ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है? खराब है। हाँ, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। पंजे की वजन तोला करो। हाँ, और थोड़ी देर पड़ी हटा डाइट कम जिमा। ये तो कहीं को नहीं कुंटल बाहर जाए थोड़े दिनों हैदराबाद कपड़ा रील बनावे नहीं ठीक है ना। हाँ, कम डाइट कम कर, मेंटेन कर, जूस पाओ। भाई तेरा है, ध्यान रख, तू चिंता कर। यो तो ऑलरेडी कहीं शरीर है यूं है चलो लिखो, आगे लिखो। मैं तो कॉपी भूली पीऊँ, थाकुड़ो आदमी, कोई टेंशन कौन और लिखिए इसका एक बात लिखो, नदी। नदियां कौन कौन सी है जो इनकी चारों ओर आती है? दो नदियां कौन कौन सी बताओ? गंभीरी व बेड़च। लिख दो नदियां। किन नदियों के किनारे आया हुआ है? गंभीरी व बेड़च। लिख दिया आपने? गंभीरी और बेड़च। अब लिखो पुनः निर्माण किसने करवाया? लिखो पुनः निर्माण। निर्माण किसने करवाया बताओ? तो पुनः निर्माण लिखो किसने करवाया? मारना कुंभा ने। निर्माण लिख दिया आपने, पुनः निर्माण लिख दिया आपने, मारना कुंभा लिख दिया। कौन सी सदी में करवाया? लिख दो 15वीं सदी में। आगे कौन सी सदी में करवाया? 15वीं सदी में मारना कुंभा ने इसका क्या करवाया? ठीक है, ये देखो पुनः निर्माण, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। पुनः होता है, पुनः होता है रे? पुनः होगा या निर्माण लिखे? किसने करवाया? कुंभा ने। कब करवाया? 15वीं। ओके, 15वीं सदी के अंदर करवाया। अब बात करते हैं आगे, देखिए सुनिएगा। अब आपको ये ध्यान रखना, वो फैक्ट तो आपको लिखवा चुका हूं कि इसे दक्षिणी सीमा का क्या कहते हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना, देखो चित्तौड़ है ना, उसके अंदर कितने शाखे हुए? 3 शाखे। राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग जहां पर सर्वाधिक शाखे हुए, बात को सुनना आप, राजस्थान का वह दुर्ग जहां पर सर्वाधिक शाखे हुए वो कौन सा है? क्योंकि चित्तौड़ में होते हैं 3 शाखे, जैसलमेर में होते हैं 2.5 शाखे। यदि वहां पूरा हो जाता तो वो भी 3 के बराबर। समझ गया आप? तो ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक शाखे कहां हुए, तो ये भी लिख दो आप, सर्वाधिक शाखे चित्तौड़।
कितने साके हुए? तो लिखो सर्वाधिक साके चित्तौड़। सर्वाधिक साके कितने हुए बेटे? सर्वाधिक साके चित्तौड़। आगे लिख दो संख्या में कितने? 3। कब कब होते हैं इसके लिए मैं एक पेज चेंज कर देता हूं। तो यहां लिख लेना साके कितने हो गए भाई? साका किसे कहते हैं बताओ? केसरिया प्लस, केसरिया प्लस क्या होगा? केसरिया कौन करेगा? है पुरुष करेगा, महिला नहीं कर सकती। तो भाई बढ़िया, आप देखते इधर देखो। तो सुनो कब कब साके होते हैं, मैं इसका एक चार्ट बना लेता हूं आपके। पहला साका होगा बेटे 1303 ईस्वी में, पहले सुन लेना फिर लिख लेना इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा साका होगा आपके 1534-35 लिख रहा हूं, ठीक है, ईस्वी के अंदर, वैसे 35 में होगा। तीसरा साका होता है 1567 या 68। ओके, ध्यान रखना 3 साके होंगे। कितने साके हो गए? अब देखो किसके किसके मध्य होते हैं। देखो 1303 का जो चित्तौड़ का, ये तो प्रथम शाखा है। कौन सा शाखा है? चित्तौड़ के लिए तो प्रथम है, लेकिन राजस्थान का कौन सा है? चित्तौड़ का प्रथम है। और राजस्थान का ये क्या बताऊं? ये राजस्थान का 2 नंबर का शाखा, मतलब राजस्थान का कैसा हो गया? दूसरा। राजस्थान का कैसा हो गया? लेकिन चित्तौड़ का क्या हुआ? अच्छा, अब तीसरी बात सुनो, यहां आक्रमणकारी है एक का मतलब समझ गया आप? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और चित्तौड़ का शासक कौन है? वर्सेज है आपके रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, क्लियर? रावल रतन सिंह शासक था, ठीक है। इसने धारण किया केसरिया। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी है, तो इसमें हारेगा कौन बताओ? रावल रतन सिंह हारेगा ना, पराजित होगा। ये धारण क्या करेगा? केसरिया। क्या करेगा? केसरिया धारण करने का मतलब सिर पर क्या बांधेगा? केसरिया पगड़ी धारण करेगा। फिर करो और मरो की नीति अपनाता है, या तो जीत कर आएंगे या मर कर आएंगे, पीठ दिखा के वापस नहीं आएंगे। जैसे आपका मिशन है ना, करो और मरो का, ठीक है ना, आपका खतरनाक मिशन है। आप पीठ दिखाकर वापस आने वाले योद्धा नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकते, इतने कायर है ही नहीं सरोकार के स्टूडेंट। अब इधर देखो जोर किसने किया? देखो केसरिया तो कर दिया, जोर कौन कर रही है? कि महिला। और रानी का नाम क्या बताओ? पद्मिनी। पद तो जोर किसने किया बताओ? ठीक है, केसरिया किसने किया? केसरिया रावल रतन सिंह ने। जोर किया किसने? पद्मिनी के। पद्मिनी ने क्या किया? जोर किया। और इसमें जीता कौन बताओ? अच्छा, ये जीत गया तो ये क्या करेगा? देखो इस किले को जीतने के बाद अपना बेटा है खिज्र खां। नाम क्या है इसका? ये खींचा हुआ था ना, इसलिए इसके बेटे का नाम भी खिज्र खां है, ठीक है ना। बेटे का नाम क्या है? खिज्र खां। और खिज्र खां को सौंप कर इसका नाम कर दिया खिजराबाद। क्या नाम कर दिया? खिजराबाद। क्या नाम कर दिया? ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि खिजराबाद नाम किसका किया। अब मैं कुछ नाम कौन कौन से हुए एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां लिखना नहीं है। देखो चित्तौड़ के किले का नाम किया खिजराबाद, ठीक है। जालोर के किले का नाम किया जलालाबाद। क्या कर दिया? और सिवाना के किले का नाम कर दिया खैराबाद। क्या कर दिया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नाम चेंज किए। कौन कौन से? वापस सुनो। चित्तौड़ का नाम क्या किया? जालोर का नाम और सिवाना का नाम। क्लियर होगी बात? लेकिन आगे अपन 2 नाम और पढ़ेंगे। आमेर का नाम मोमिनाबाद, लेकिन वो मुगलों के समय होगा, न कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, समझ गया? और उदयपुर का नाम मुमदाबाद, वो भी मुगलों के समय होगा, न कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 नाम चेंज हुए। कौन कौन से? वापस बताओ। चित्तौड़ का नाम, ठीक है, और उसके बाद जालोर का नाम और सिवाना का नाम। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब ये बात समझ आ गई, खिजराबाद कर दिया खिज्र खां के नाम से। खिज्र खां कौन था? किसका बेटा? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन है? इसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? और इसको सौंप दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से साके की बताऊं? ये दूसरा साका देखिएगा। दूसरा साका कब हुआ? अब यहां आक्रमणकारी कौन है पहले ये देखते हैं। तो यहां आक्रमणकारी है आपके बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह शासक है, ठीक है। और सामने ध्यान रखना है कि यहां पर राणा सांगा की पत्नी, जिसका नाम था रानी कर्मावती। अब रानी कर्मावती इसी युद्ध के अंदर तो बेटे क्या होती? राखी भेजती किसको? हुमायूं को, याद है आपको। लेकिन बहादुर शाह इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? और मुस्लिम जब जिहाद घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब होता है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध होने के बाद वो कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए हुमायूं सेना
का लेकर इसमें सहयोग लेकर नहीं आता, सहयोग नहीं करता किसका, कर्मावती का। और कर्मावती को क्या करना पड़ता है, जोर। लेकिन यह केसरिया कौन करे, राणा सांगा तो चले गए, इसलिए केसरिया होगा बाघ सिंह के नेतृत्व में। तो ये तो करेगी जोर, क्या करेगी, क्या करेगी बताओ रे। और बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होगा बताओ, रानी कर्मवती तो जोहर करेगी। और किसके नेतृत्व में केसरिया होगा, बाघ सिंह क्या करेंगे बताओ, केसरिया करेंगे। बात क्लियर होगी, किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ, बाघ सिंह। और जोर किसके नेतृत्व में हुआ, रानी कर्मावती। और एक यहां से और जानकारी बता देता हूं आपको, कर्मावती जब जोर करेगी ना, उससे पहले कुछ भूमि दान देती है। इसकी जानकारी हमें एक जगह से मिलती है, एक ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र का नाम है पुर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि पुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है, रानी, ठीक है। चित्तौड़ के कौन से शाखे की जानकारी देता है, ठीक है। पुर ताम्रपत्र में क्या लिखा हुआ है कि रानी कर्मवती ने जोर किया और जोर करने से पूर्व उसने ब्राह्मणों को भूमि दान में, क्योंकि जोर करने से पहले जब सती होते हैं ना, सती वगैरह होते हैं, जोर करते हैं, उससे पहले भूमि दान देना एक पुण्य का काम है, अपने आप देते हैं दक्षिणा में, तो वो दक्षिणा दी गई इतर ब्राह्मणों को, ठीक है। तो ये जानकारी मिलती है। और ये ताम्रपत्र है 1535 का, कब का है, RSMBSSB है ना, इसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर तीसरे चौथे एग्जाम में आ जाता। पूर्व ताम्रपत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, आपके किससे संबंधित है, रानी कर्मावती से, याद रह जाएगा। और कब का है, 1535 का। कौन से शाखे की जानकारी से जुड़ा हुआ है, क्लियर। अब आ जाते हैं कौन सा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर तीसरा शाखा होगा, उस समय शासक तो होगा उदय सिंह। कौन होगा, उदय सिंह। वैसे आप दूसरे शाखे के अंदर यदि रियल में शासक देखें तो विक्रमादित्य, कौन है, विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य आयु में क्या था, छोटा था। इधर उदय सिंह है और आक्रमणकारी है कौन, अकबर की सेना है। कौन सी सेना है, अकबर की सेना है, ध्यान रखना आप, आक्रमणकारी अकबर की सेना है। और शासक कौन है, तो उदय सिंह को भेज दिया यहां से, महलों से बाहर निकाल दिया कि यहां से आप क्या हो जाओ, चले जाओ। क्योंकि राजा को सुरक्षित रहना, जब राजा की मृत्यु हो जाती है ना, तो अपने आप युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुरक्षित किसको रखना जरूरी था, तो उदय सिंह को महलों से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब पीछे कौन रह गए, देखो कौन अकबर की सेना का मुकाबला करेंगे। तो याद रखने या दो नाम, एक तो है जयमल राठौड़ और फत्ता, ये राठौड़ है बेटा, ठीक है। जयमल राठौड़ जो मीराबाई का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। और एक है फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया, नाम क्या बोलो, एक फत्ता सिसोदिया, एक का नाम क्या बोलो, जयमल राठौड़। उदय सिंह को तो राजमहलों से बाहर निकाल दिया, ठीक है। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होगा, क्या होगा, केसरिया सपा धारण किसके नेतृत्व में हुआ, जयमल राठौड़ और फत्ता। अच्छा, जोर कौन करेगी, तो फत्ता की लुगाई थी फूल कंवर। कौन थी, तो फत्ता की लुगाई का नाम क्या बोलो रे, फूल कंवर। तो ये फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ, जोर हुआ। तो फत्ता और फूल यानी पत्ते और फूल दोनों ही क्या हो गए, जड़ गए। कौन से शाखे में, तीसरे शाखे के अंदर पत्ते और फूल दोनों क्या हो गए। तो ये फत्ता सिसोदिया और फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होगा, शाखा हो रहा है, ठीक है। मतलब केसरिया तो धारण करेंगे जयमल और फत्ता, पुरुष केसरिया धारण करते, महिला करेगी जोर। महिला में कौन है, फूल कंवर। फूल कंवर किसकी लुगाई है, अरे लुगाई का मतलब समझ गया आप, रानी किसकी है ये, फत्ता सिसोदिया की रानी समझो आप, ठीक है ना। रानी, महारानी, पटरानी, जो भी कहो प्यार से, आपको भली जानू कहो तो आपकी मर्जी, कुछ भी कहो, ठीक है ना। अरे कुछ भी कहो ना, आपके अपने अपने शब्द है। आए बेबी, कहीं लिखते बेबी, मैंने कहा बेबी नहीं बेबा है, समझ रहे हो आप, लिखते हैं बेबी, जानू, कहीं लिखते हैं। ये सारे बेटे आप कहेंगे सर को कैसे पता है, मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ कौन क्या कहता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चलते वक्त सारी हरकतें नोट करता हूँ, कौन सा बालक कैसी हरकतें करता है। तो इधर देखो जयमल और ये याद हो जाएंगे। अब इसको आप चार्ट के रूप में ऐसे लिख दो मेरे हिसाब से, या लंबी लंबी लाइन लिखो, चलो लिखवा देता हूँ वैसे बोल बोल के, लिखो, बैठने का समय मिलेगा, लिखो आप, ए बेटा पकड़, आप लिखिएगा, लिखो सर्वाधिक शाखे, चित्तौड़ लिख दिया आपने, लिखिए प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, प्रथम शाखे में लिखो 1303 सन लिख दो बेटा, 1303 प्रथम शाखा कब हुआ, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन है, आक्रमणकारी डैश करके लिखना, अलाउद्दीन खिलजी। वसुंधरा कहां गई, गुड़िया कहां गई, गुड़िया वसुंधरा वो कहां गई,
कटे वसुंधरा कहाँ है? वसुंधरा तैयारी कैसी चल रही है बेटा? सिलेक्शन देना है। मोड़ी मोड़ी बैठ रही ला रहे जो छोरियो हमें 50% आरक्षण दियो है भजनलाल जी एंड आज आउडा बाड़मेर मिलना तो मिल सको थे, ठीक है ना? हाँ 50% आरक्षण महिलाओं को, और लड़के पढ़ लो, नहीं तो मैं कह रहा हूं चतुश्रेणी भी हाथ से जाने वाली है। आरक्षण हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं अपने तो कमटा यूनियन वाला तोलियो गात्यो खमेन देसी तो नहीं तो पढ़ो, हकीकत पढ़ना है। ये 50% धीरे धीरे सत्ता में लेकर जाएगी। वोट सारे मोदी जी के वोट ये सारे अपने ऐसे राजी हो रहे हैं। तो लिखो आप, लिखा आपने आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन। अच्छा अब शासक कौन है? लिखो शासक रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह शासक का नाम लिखा बेटे रावल। कॉस्ट में लिख दो केसरिया किया। केसरिया धारण किसके नेतृत्व में हुआ? रावल रतन सिंह के कॉस्ट में लिख दो केसरिया धारण किया। और लाइन चेंज करके लिख दो जोहर डैश करके लिखो पद्मिनी, रानी पद्मिनी। अब शॉर्ट में समझ आएगी बात कि जोहर किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है? केसरिया किसने धारण किया, आक्रमणकारी कौन था, लिख दिया हमने। अब लाइन चेंज करके लिखो, लिखो शॉर्ट में, ठीक है? अब लिखो आगे, लिखो अलाउद्दीन ने किले का भार अपने पुत्र खिज्र खां, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। इसका नाम खिजराबाद कर दिया। क्लियर? खिजराबाद कर दिया। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ कौन से साके पर? दूसरे साके पर। लिखो दूसरा साका। ये साके की डेट याद रखना भाई, ठीक है? दूसरा साका कब हुआ बेटा बताओ? 1534 और, ठीक है? लिखो आक्रमणकारी, आक्रमणकारी बहादुर शाह। क्या हुआ तेजा, क्या हो गया रे? तेजा और ये जहांगीर साहब हमारे है ना, नाम क्या इनका, बामणो और के धड़ी है, अंदर अंदर तेरी मुस्कान मार गई मुझे, सुना वो गाना? धीरे धीरे बेटे मुस्कुरा रहे, क्या रहे? सुना दो उनको ऐसी बात हो, हंसने वाली बात हो सुना दो, है हंसने वाली तो सुना दो तुरंत आप। और मैं बीच बीच गप ठोकता हूँ, आपको दुख तो नहीं हो रहा? आदत ऐसी है। लो हंसना जरूरी है। मुंडे उतार उड़ा गांधी जी विधवा बैठी जड़ की मतलब, हंसते रहो। जीवन वही है, जिंदगी वही है जिसने मुस्कुराना जान लिया है, और क्षमा उसकी है जिसने जलाना सीख लिया है या नहीं? ईश्वर उसी का जिसने सत्य को पहचान लिया। बाकी ईश्वर तो हर जगह पड़े, इसलिए समझो आप, हंसते रहो बस। नौकरी लगेगी तनख्वाह सारी मारे खाते में डाल दीजिए। लिखो आगे, लिखो बहादुर शाह लिखा आपने आक्रमणकारी। रानी का नाम लिखो, शासक लिख दो पहले, शासक एक मिनट है। शासक लिखो विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य बच्चे सुनो जिसने मीराबाई को जहर देने का प्रयास किया, समझ गया आप? ये वही राणा विक्रमादित्य, ठीक है ना? हाँ विक्रमादित्य लिखा आपने, लेकिन आयु में छोटा था इसलिए संभाल कौन रही थी? शासक कर्मावती। लिखो रानी या मां रानी लिख दो, जो भी। रानी कौन है? कर्मावती। कर्मावती के कोष्टक में लिखना है क्या किया भाई? जोर किया। जोर किसके नेतृत्व में हुआ? और केसरिया धारण कौन करते हैं? बागशी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां विक्रमादित्य केसरिया धारण नहीं करता है, और अपने दिमाग में विक्रमादित्य रहेगा। कौन धारण करता है? बाघ सिंह करेगा। क्लियर? उसके बाद में लिखो एक जानकारी लिख दो, नीचे नोट करके लिख दो। लिखिए पूर्व ताम्र पत्र, कॉस्ट में लिखो 1535। पूर्व ताम्र पत्र, कॉस्ट में क्या लिखा? कॉस्ट बंद कर दिया, कर दिया हमने, डैश करके लिखो रानी कर्मवती ने, रानी कर्मावती या कर्मवती जो भी लिखो, रानी कर्मावती ने जोहर करने से पूर्व
जोहर करने से पूर्व भूमि दान देने का उल्लेख है। भूमि दान देने का उल्लेख है। भूमि दान देने का उल्लेख है। ये आपके एग्जाम RSSM भी करवाएगी ना अपने 3rd ग्रेड का एग्जाम, इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले बहुत पूछे हुए 3-4 बार है, 5-6 बार ये एग्जाम पूछ लिया। पूर्व ताम्रपत्र किससे संबंधित है? रानी कर्मावती। अब आ जाओ कौन से शाखे पर, लिखो तीसरा शाखा। क्या हुआ बेटा? गुण को नहीं करना बेटा, होना देना, मन री बात मन में नहीं रागनी। लिखो तीसरा शाखा, लिखो 1567 और 67 या 68। अरे वो यूं की कर रही थी, मैंने 10 दिन तो बोर्ड समझ चुका है, कंफ्यूज हो जाए। लिखो शासक, लिखो उदय सिंह। शासक कौन है बेटा? उदय सिंह। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। अच्छा अब लिखो केसरिया। केसरिया धारण किया या केसरिया हेडिंग लगो, उसमें 2 नाम लिखो, जयमल राठौड़ और फतेह। आपस में ये क्या थे? फतेह बहनों ही लगता था, किसके? जयमल की। समझ गया? हाँ, साला बहनों का रिश्ता है। दीवार में आड़ो, घर में ध्यान राख दो। केसरिया लिखा आपने, लिखा आपने। केसरिया धारण किसने किया? जयमल राठौड़ और फतेह। अब लिखो जोहर, फूल कंवर। कॉस्टम लिख दो, फतेह की पत्नी है। फूल कंवर किसकी पत्नी बेटा? फतेह की पत्नी है। ठीक है ना? एक मैं आपको और जानकारी यहां बता देता हूं, यहां बोली नहीं। ये है ना, यहां पर पद्मनी है ना, पद्मनी। तो पद्मनी के यहां भतीजे और एक चाचा है। एक का नाम है गोरा, एक का नाम क्या बेटा? बादल। ये बात देखो निकल गई दिमाग से। गोरा और क्या है? बादल। गोरा कौन है? चाचा है। और बादल कौन है? भाई नहीं है, भतीजा है। गोरा चाचा है, तो पद्मनी गोरी थी, तो चाचा भी क्या होगा? तो चाचा गोरा तभी तो पद्मनी गोरी है। हैंडसम आई है, ऐसे कैसे आएगी? याद रखना। तो गोरा याद रखना आप, ये चाचा है, ये चाचा है, और ये क्या है? ये साइड में कहीं लिख दो, गोरा बादल। तो गोरा चाचा है और बादल क्या है? भतीजा है। हाँ है कल्ला राठौड़, वो हाँ कल्ला राठौड़ जो 4 हाथों के देवता बेटा, वही। हाँ बिल्कुल है, उसमें भी है। लेकिन इसमें अपन ने फतेह और जयमल का रिश्ता बताया। मैंने ये नहीं कहा कि कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ क्या है। समझ बात? चलो ये पेज पर इधर देखो, ये क्या कहना चाहता है? ये यूं कहना चाह रहा है कि अपन ने जैसे गोरा बादल बोला ना, गोरा बादल का क्या रिश्ता बताओ? गोरा बादल का रिश्ता है चाचा और, ठीक है। ऐसा का ऐसा रिश्ता कहां है कि जयमल राठौड़ लिखा अपन ने, ये जयमल, जयमल राठौड़, और दूसरा कौन है? कल्ला राठौड़। कौन है? कल्ला राठौड़, जिनको इतिहास में क्या कहते हैं? 4 हाथों के, ये 4 हाथों के देवता है कल्ला जी राठौड़। तो इसमें ये हुआ कि कल्ला जी जब घायल हो गए तो जयमल ने कल्ला जी को क्या कर दिया? कंधे पर। नहीं 4 हाथों के देवता कौन है? तो फिर किसको कंधे पर बिठाएंगे? अच्छा जयमल, जयमल को गोली कहां लगेगी? ये भी ध्यान रखना आपको। लाखेरी जो बारी है ना, लाखेरी बारी जो चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर है, उसी बारी के पास में कहते हैं कि इसको क्या लग गई? गोली। पैर से लंगड़ा हो गया, लंगड़ा हो गया तो इसको कंधे पर बिठा दिया। कंधे पर बिठाए तो हाथ कितने हो गए? 2 खुद के, 2 कंधे पर बिठाए तो कितने हो गए? कितने देवता? हाथों के देवता हो गए। तो ये अपने देवता में लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। फिर किला दुर्ग अकेला हो जाएगा, बोली 3 दिन लेकर खींचो। समझ गया? तो फिर देवताओं में या तो फिर वहां कम करना पड़ेगा मैटर तो वही है ना, सेम बातें लिखनी पड़ेगी। लिखो आप, क्या लिखवाया रहा था बताना एक बार। फूल कंवर, ये तो हो गया तीसरा शाखा कंप्लीट। अब आप एक बात लिखो, शाखे के बारे में बात कंप्लीट हो गई। एक बात और लिख दो, लिखो। देखिए राजस्थान में 2 किले बेटे ऐसे जो लिविंग फोर्ट है, कौन कौन से बताऊं? एक जैसलमेर और एक कौन सा है? अब आपको ये जानकारी लिखनी है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ है। लिखो लाइव, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट,
लिविंग फोर्ट का मतलब आवासीय किला। क्या कहेंगे अपन इसको? आवासीय किला। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। क्लियर होगी बात? अब लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, 7 विशाल प्रवेश द्वार है। 7 विशाल प्रवेश द्वार है। अब थोड़ा बोर्ड पर देखोगे आप, कितने प्रवेश द्वार है बताओ? कितने द्वार है? प्रवेश द्वार 7। अब 7 प्रवेश द्वारों के नाम लिख रहा हूं, पहले सुनो, इधर देखो, ठीक है ना? इधर देखना बोर्ड पर, फिर इसमें एक एक छोटी छोटी जानकारी याद रखनी है आपको। पहला पोल तो है आपके गणेश पोल। कौन सा पोल है? पहले ले लेते हैं पांडव पोल। ये साफ कैसे होगा? क्या हो गया? पहला पोल कौन सा है? पांडव पोल। कौन सा पोल है? पांडव पोल। पहला पोल कौन सा हो गया? ये हो गया पांडव पोल, ठीक है। अब पांडव पोल ये प्रथम पोल है, इसको अपन कहेंगे प्रवेश द्वार। क्या कहेंगे? क्लियर? दूसरा आपको याद रखना भैरव पोल। कौन सा पोल है? भैरव पोल। कौन सा पोल बोलते जो साथ साथ में? तीसरा है बेटा हनुमान पोल। कौन सा पोल है? कौन सा पोल हो गया? हनुमान पोल, ठीक है। चौथा पोल आपको याद रखना है गणेश पोल। कौन सा पोल है? कौन सा पोल हो गया बताओ? ठीक है। पांचवा पोल आपको याद रखना है जाडल, जाडल पोल। कौन सा पोल है? जाडल पोल। और छठा और सातवां दो जोड़े में याद रखना है। छठे और सातवां है राम और, तो राम और लक्ष्मण पोल। कौन सा पोल है बताओ? राम और, अब याद रहेंगे नहीं रहेंगे बताओ? एक बार नाम बोलो वापस, कौन कौन से पोल है बोलो? पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जाडल पोल, राम और, याद रह देंगे। प्रश्न इसमें आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पोल चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित नहीं है। अब आगे और पोल आएंगे तब कंफ्यूजन हो जाएंगे, समझ गए आप? तो ये जोड़े में याद रखना, पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जाडल पोल और राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण दो भाई है, और पांडव, पांडव के बाद में भैरव और ये देवताओं से याद रखना। एक कौन सा पोल हो गया? अब ये जो प्रवेश द्वार है ना, उसको प से प्रवेश द्वार, ये मिट गया मेरे ना, प से प्रवेश द्वार, ठीक है। और प से क्या याद रखना आपको? पेन चेंज हो जाएगा इसमें, ये लो, अरे कर प से क्या हो गया? और प से क्या हो गया? तो प्रवेश द्वार है वो कौन सा पोल है? ठीक है। अब एक बात इसमें और ध्यान रखनी, इसके पास में बाघ सिंह की क्या है? छतरी है। तो प्रवेश करना किसकी तरफ? बाघ की तरफ। एंट्री मारो तो ऐसी बाघ की तरफ, है या नहीं? एंट्री कैसी है? हो जाए तेरी एंट्री, है वो गाना नहीं सुना आपने? तो ये बाघ सिंह की तरह एंट्री मारनी है आपको। तो बाघ सिंह की छतरी कहां है बताओ? प्रवेश द्वार। प से प्रवेश द्वार का नाम क्या है? अब याद हो जाएगा आपको। अब भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में एक छतरी आई हुई है, किसकी बताओ? अरे अभी जिक्र किया, कलाजी राठौड़। किसका है? कलाजी राठौड़। याद रह जाएगी ये बात? इतनी बातें नोट करो, इसी रूप में कर लो। हाँ, एक बात आपको लिखनी है, फतेह की छतरी कहां है वो लिख लेते हैं, राम पोल के पास में। यहां तीर करके लिखवा रहा हूं, फतेह की छतरी, फतेह की छतरी। बस पोल के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा है तो कैसे क्या है? 7 पोलों के नाम लिख दो, सामने एक एक जानकारी वो नोट कर लो, ठीक है। हाथ में पेन उठाओ, लिखो, याद रह जाएगा। पहला पोल कौन सा बताओ रे? अच्छा, बाघ सिंह की छतरी कहां है? प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा? प से प्रवेश, प से, ठीक है। और एंट्री कौन करेगा? बाघ की तरह से, याद रखना, बाघ सिंह की छतरी। और इन दोनों के बीच में किसकी है? तो कल्ला जी, हनुमान जी गणेश जी से कम है क्या? देवता है कल्ला जी राठौड़ तो 4 हाथों के। तो हनुमान जी और गणेश जी दोनों ने कहा कि हमारे बीच में बैठो आप। अरे गणेश जी नहीं, सॉरी, भैरव। भैरव और हनुमान जी के बीच में कौन है? कल्ला जी राठौड़ की छतरी कौन से दो पोलों के बीच में आई हुई है? भैरव और हनुमान जी। और फतेह की छतरी कहां है? राम पोल के पास। तो फतेह आप याद रख सकते हो कि फतेह सिसोदिया क्या हो गए? ट्रिक बना दो। इसलिए कौन से पोल के पास में इनकी छतरी?
ऑल हो गए आपके कंप्लीट। अब हुआ करना चंदन जी, इतना ही नहीं हो, मंदिर नहीं करवाने तो भाई आप टाइम हो गया तो कल करेंगे। ए यार उड़ा लागे मैंने मुड उतरूडो मधुबाला कोण पसी क्या ढले पर आने